नमस्कार, जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन। चेस्ट इन्फेक्शन के बाद अस्पताल में थी भर्ती। इंडस्ट्री में छाया मातम। पीएम मोदी समेत दुनिया भर के दिग्गजों और फैंस दे रहे श्रद्धांजलि। भारतीय जनता पार्टी ने संसद में 3 दिन के विशेष सत्र से पहले व्हिप किया जारी। भाजपा ने 16 से 18 अप्रैल तक सांसदों की अनिवार्य उपस्थिति के दिए निर्देश। महिला आरक्षण विधेयक पर होगी चर्चा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 14 अप्रैल को उत्तराखंड दौरा। सीएम धामी ने तैयारियों का लिया जायजा। डाट काली मंदिर में की पूजा अर्चना। पीएम दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का करेंगे उद्घाटन। रुद्रप्रयाग में बर्फीले तूफान के बीच फंसे 30 ट्रैक्टर्स का सफल रेस्क्यू। पुलिस और एसडीआरएफ ने बचाई जान। सभी सुरक्षित चोपता पहुंचे, कोई जनहानि नहीं हुई। अगले 24 घंटे उत्तराखंड में मौसम का अलर्ट। चमोली समेत 5 जिलों में बारिश और बर्फबारी की चेतावनी। तापमान सामान्य से नीचे, गरज चमक के साथ हल्की बारिश के आसार। हिंदी सिनेमा की दिग्गज पार्श्व गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। उनका संगीत का सफर 8 दशकों से भी अधिक का रहा है। आशा भोसले ने पिया तू अब तो आजा, दम मारो दम, आजा आजा जैसे जोशीले गीतों से लेकर अभी ना जाऊं छोड़कर जैसी रोमांटिक धुनें और दिल चीज क्या है, इन आंखों की मस्ती जैसी सदाबहार गजलें तक सभी तरह के गीत गाए। 1933 में जन्मी और अपने पिता दीनानाथ मंगेशकर से संगीत में शिक्षा लेने वाली आशा भोसले ने अपनी बहन लता मंगेशकर के साथ ही अपने करियर की शुरुआत की। आशाताई के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ ही पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए संगीत की दुनिया में आशा भोसले के योगदान को याद किया। गायिका आशा भोसले के निधन पर सीएम धामी ने दुख जताते हुए सोशल मीडिया पोस्ट एक्स पर लिखा कि भारतीय संगीत जगत के लिए आज का दिन अत्यंत दुखद है। स्वर सम्राज्ञी आशा भोसले जी के निधन से देश ने संगीत क्षेत्र की महान विभूति को खो दिया। आशा जी ने 6 से अधिक दशकों तक अपने सुरों से संगीत की दुनिया को समृद्ध किया। अपने अतुलनीय योगदान के लिए उन्हें पद्म विभूषण सहित अनेक राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उनका निधन संगीत जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्य आत्माओं को श्री चरणों में स्थान और शोक संतप्त परिजनों प्रशंसकों को यह असीम कष्ट सहने की शक्ति प्रदान करें। ओम शांति। संसद के आगामी विशेष सत्र को लेकर सियासी हलचल अब तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों के लिए 3 लाइन का सख्त व्हिप जारी किया है और उसके तहत 16 से 18 अप्रैल तक लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्यों को सदन में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहना होगा। पार्टी ने यह स्पष्ट किया है कि इस दौरान किसी भी सांसद या केंद्रीय मंत्री को छुट्टी नहीं मिलेगी। विशेष सत्र के दौरान सरकार की ओर से महत्वपूर्ण विधायी कार्य किए जाने की संभावना है। सभी सांसदों को व्हिप का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। सोलह से 18 अप्रैल तक सदन में उपस्थित रहने के सभी सांसदों को निर्देश दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने उत्तराखंड आ रहे हैं और इसी दौरान वे प्रसिद्ध डाट काली मंदिर में रुककर पूजा अर्चना करेंगे। मंदिर शासन
पीएम के भव्य स्वागत के लिए जोरों शोरों से तैयारियों में जुटा है। मंदिर को सजाने के लिए खासतौर पर वृंदावन और पश्चिम बंगाल से फूल मंगवाए गए हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने अधिकारियों के साथ मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। प्रधानमंत्री के दौरे को देखते हुए क्षेत्र को सजाया गया है, संवारा जा रहा है। हमारे स्टेट में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ डाटकाली मंदिर पे आएंगे गणेशपुर से होते हुए, और यहाँ पे कुछ समय के लिए पूजा करेंगे माता का, और फिर यहाँ से सीधे देहरादून आएंगे कार्यक्रम स्थल पर, जहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इस कॉरिडोर का लोकार्पण होगा और उसके बाद कई कार्यक्रम है, तो ये मुख्य कार्यक्रम रहेगा माननीय प्रधानमंत्री जी का। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में निर्माणाधीन सिलक्यारा टनल को लेकर एक बड़ी और राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार के अनुसार ये महत्वपूर्ण परियोजना आगामी चारधाम यात्रा 2027 से पहले पूरी तरह से आम जनता के लिए खोल दी जाएगी। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज पांडे ने जानकारी देते हुए बताया कि टनल का ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है, जो निर्माण कार्य का एक अहम पड़ाव है। निर्माण कार्य में लगी एजेंसी के अनुसार अब टनल के अंदरूनी और तकनीकी काम तेजी से किए जा रहे हैं। सिलक्यारा टनल का ब्रेक थ्रू हो गया था और उस पे इंटरनल सारे काम चल रहे हैं। जो कमिटमेंट है एजेंसीज का, वो नेक्स्ट ईयर यात्रा से पहले वो कह रहे हैं कि उसको पूरा करके चलाएंगे। नेक्स्ट ईयर की जो यात्रा होगी, मुझे उम्मीद है कि वो उसी टनल में से, उसी सुरंग में से होकर क्रॉस करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रविवार को हल्द्वानी में नशा मुक्त उत्तराखंड अभियान के तहत आयोजित रन फॉर अवेयरनेस रैली का शुभारंभ किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में युवा, छात्र छात्राएं, जनप्रतिनिधि व गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री धामी ने इस दौरान युवाओं को संदेश देते हुए कहा कि नशा एक साइलेंट वॉर की तरह फैल रहा है और इसका सबसे बड़ा निशाना हमारी युवा शक्ति है। मजाक मजाक में युवा नशे की चपेट में आ जाते हैं और वहां से लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। यह न सिर्फ व्यक्ति बल्कि पूरे परिवार की खुशियों को संकट में डाल देता है। मैं आज इस रन फॉर अवेयरनेस के इस कार्यक्रम में आप सबका प्रातः काल में आप सबका मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इतनी बड़ी संख्या में आप सब उपस्थित हुए हैं, उसमें से हमारी बहनें, बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी, हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। भाइयों बहनों, हमारी देवभूमि उत्तराखंड अपनी आध्यात्मिक परंपरा, सांस्कृतिक मूल्यों और ऊर्जावान युवा शक्ति के लिए पूरे देश में पहचानी जाती है। इसकी हमारी एक अलग पहचान है। यहाँ की युवा शक्ति यदि सही दिशा में आगे बढ़े तो वो उत्तराखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सर्किट हाउस हल्द्वानी में जनपद नैनीताल के वरिष्ठ प्रशासनिक, पुलिस, वन एवं विकास विभाग के अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की है और बैठक में मानव वन्य जीव संघर्ष, आगामी पर्यटन सीजन की तैयारियों तथा कानून व्यवस्था, पेयजल, विद्युत, सिंचाई एवं जमरानी बांध परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए। चंपावत जिले में मानदेय सहित विभिन्न मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का धरना प्रदर्शन अब दिनों दिन उग्र होने लगा है। सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने कहा कि शुक्रवार को सामूहिक रूप से बीएलओ ड्यूटी से इस्तीफा जिलाधिकारी चंपावत मनीष कुमार को दिया था। हालांकि जिलाधिकारी के ओर से उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया। साथ ही उनकी समस्याओं को सरकार तक पहुंचाने का आश्वासन जिलाधिकारी के द्वारा दिया गया है। है ये देवभूमि का नाम देवभूमि कहा जाता है। आपको लग रहा है ये देवभूमि है?
जिस देश की नारी सड़कों पे बैठी हुई है, आज मैं 8 दिन धरना करे हुए हो गई, सरकार की जुएं इसके कान में जुएं तक नहीं रहेंगे तो सोचनीय विषय है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाती है, कहाँ है इनकी बेटियां, कहाँ है इनकी बहनें, सब सड़कों में बैठी है। इन्हें याद कब आता है? जब कोई मंत्री आता है, जब कोई मुख्यमंत्री आता है, तब उनको याद आता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को बुलाया जाए, वो भी विदाउट यूनिफॉर्म में बुलाया जाता है हम लोगों को। आज कहाँ है हमारी सरकारें? हमारा सुध क्यों नहीं ले रही? हमारी कौन सी बड़ी मांग है? हम मात्र 24,000 रुपये का मानदेय मांग रहे हैं, वो भी सरकार से नहीं दिया जा रहा, तो ये बहुत ही शर्मनाक बात है। सबसे बड़ी बात तो लोहाघाट विकास संघर्ष समिति अभी 6-7 दिनों से लगातार ये देख रही है कि हमारी जो बहनें हैं वो पहले एसडीएम कोर्ट में बैठ रही थी और शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रही थी और अपने अधिकारों की बात कर रही थी। एक बात बताइए ना, आज मुखिया हमारे धामी जी हैं, उन धामी जी से ये अपनी बात नहीं कहेंगी तो किससे बात कहेंगी, ये बताइए। सबसे बड़ी बात तो ये है ये कि उनके लिए ऐसा तो नहीं कह रही कि हम काम नहीं करेंगे या हम मेहनत नहीं करेंगे या हमें छुट्टियाँ चाहिए, इस टाइप की कोई बात नहीं कर रही है। ये सिर्फ ये कह रही है कि जो हमारी मांगें हैं, जिनसे हमें दिक्कत होती है, परेशानी हो रही है, या जो भी चीज़ें हमारे लिए लाभदायक है, उन मांगों को मानो, लेकिन जो है शासन प्रशासन इनकी मांग जो है मान नहीं रहा है। देश के अंदर एक तानाशाह सरकार बैठी है। आज हमारी बहनें 7 दिन से आंदोलन में। आज सबसे बड़ी बात तो है कि हमारी जो बहनें शांतिपूर्ण ढंग से एसडीएम कोर्ट में अपना धरना प्रदर्शन कर रही थी, वहाँ से भी प्रशासन द्वारा उनको हटाया जा रहा है। अब ये लगा है कि आज प्रशासनिक अधिकारी भी सरकार के प्रेशर में आ रहा है, नेताओं के प्रेशर में। अरे आज जो महत्वपूर्ण कार्य हैं ग्राम सभा के अंदर, चुनाव संबंधी कार्यक्रम, बहुत आंगनबाड़ियों का बड़ा महत्व होता है, बहुत अच्छा रोल होता है उसमें, लेकिन आज इन बहनों की आवाज़ों को उन्होंने सुनना चाहिए। लेकिन जो नकारात्मक का भाव प्रदेश की सरकार के द्वारा दिखाया गया, बड़ा अशोभनीय कार्य है और हम इसके लिए इस सरकार की भर्त्सना करते हैं और हम चाहते हैं कि उनकी मांगों को, जायज़ मांगों को सुना जाए, उनसे टेबल वार्ता तो की जाए। उनको टेबल वार्ता करते उन्हें नहीं बुलाया जा रहा है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस वार्ता कर नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार जताया। इस अवसर पर बीजेपी के महिला प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ कई महिला मोर्चे की महिलाएं भी उपस्थित रहीं। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश महामंत्री दीप्ति रावत भारद्वाज ने कहा कि इस अधिनियम के लागू होने से लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। देखिए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जिस प्रकार से 2023 में बिल पास हुआ और उसके बाद वो लागू करने की आज बात है, तो उसके लिए स्पेशल सत्र जो पार्लियामेंट का है वो 16, 17, 18 अप्रैल को जो होने जा रहा है, उस सब के लिए हम सब उसका स्वागत करते हैं मिलकर। मैं कहूँगी क्योंकि जिस प्रकार से आज महिला नेतृत्व, महिलाएं हर क्षेत्र में आज आगे बढ़ रही हैं, तो महिलाओं का नेतृत्व भी आगे बढ़ना चाहिए। वो हमारी किस प्रकार से हमारी गवर्नेंस में भी उनकी हिस्सेदारी होनी चाहिए, उसके लिए अगर किसी को सुनिश्चित करने का काम किया है तो वो प्रधानमंत्री जी ने किया है और उसका सब महिलाएं मिलकर उसका अभिवादन भी करती हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की 107वीं वर्षगांठ पर हरिद्वार में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली जा रही है। 13 अप्रैल को ऋषिकुल ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाले शहीद सम्मान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हो सकते हैं। स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी परिवार समिति से जुड़े लोगों ने प्रेस क्लब हरिद्वार में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी है। कार्यक्रम में स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों के परिवार इकट्ठा इसमें होंगे। तमाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में परिवार जो इसमें शामिल होने वाले हैं, उन्हें मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। 13 अप्रैल को जालियांवाला बाग नरसंहार की 107वीं वर्षगांठ पर हमने स्वतंत्रता सेनानी शहीद परिवार सम्मेलन आयोजित किया है, जो ऋषिकुल आयुर्वेदिक कॉलेज के ऑडिटोरियम में संपन्न होगा। इस कार्यक्रम में स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा भी निकाली जा रही है, जो शहीद जगदीश वत्स पार्क जटवाड़ा पुल से आरंभ होगी। काफी दिनों से लंबित पड़ी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के द्वारा घोषणा के बाद बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति का अनावरण आखिरकार आज कांग्रेस के झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाती ने कर ही डाला। आपको बता दें, जिसका विधायक ने फीता काटकर उद्घाटन किया, जिसको लेकर आज सुबह से ही बाबा भीमराव अंबेडकर चौराहे पर लोगों का तांता लगा हुआ दिखाई दिया। झबरेड़ा विधायक ने बताया कि हालांकि इस कार्यक्रम में उन्होंने मुख्यमंत्री को आमंत्रित किया था, पर किसी कारणवश वो इस मौके पर नहीं पहुंचे, तो उन्होंने वहीं कहा है कि बाबा भीमराव अंबेडकर
रहकर सभी लोगों के लिए आदर्श रहे हैं और आज झबरेड़ा में अम्बेडकर जयंती के चलते उनकी प्रतिमा का भव्य रूप से अनावरण किया गया। 14 अप्रैल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का भी जन्मोत्सव है। तब सब जगह अपने अपने गांव में सब लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्मोत्सव मनाते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने निर्णय लिया था कि हम इसका अनावरण जो है 12 तारीख को करेंगे। बाकायदा हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखकर उनको न्योता भी दिया था, इन्विटेशन भी दिया था कि भाई आप आइए या आपने किसी प्रतिनिधि को भेजिए। हम लोग यहाँ इसका स्टेचू का उद्घाटन अनावरण कर रहे हैं। देहरादून की डीएवी पीजी कॉलेज से खबर है, जहां पर छात्र संघ सप्ताह के समापन समारोह में बुलाए गए हरियाणवी गायक मासूम शर्मा पर स्टेज से गाली गलौज करने का आरोप लगा है। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और जांच शुरू कर दी गई है। एसपी सिटी प्रमोद कुमार ने कहा कि डालनवाला पुलिस को जांच के आदेश दिए गए हैं। वीडियो फुटेज खंगाली जा रही है। आयोजकों व प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। डीएवी कॉलेज में वार्षिक शासन समारोह के दौरान हरियाणा के गायक मासूम शर्मा के द्वारा प्रस्तुति के दौरान कुछ अवरोध भाषा का प्रयोग किया गया था। यह प्रकरण थाना डालनवाला से संज्ञान में आ गया है और इसके संबंध में विस्तृत जांच जो है थाना पुलिस के द्वारा प्रारंभ कर दी गई है। जांच के दौरान जो भी तथ्य इसमें सामने आएंगे तदनुसार आगे कार्रवाई इसमें की जाएगी। चंपावत जिले के लोहाघाट नगर की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने वाली लोहाघाट विकास संघर्ष समिति की स्थापना दिवस को शनिवार को 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है। स्थापना दिवस के अवसर पर समिति अध्यक्ष विभिन्न गोरखा नेतृत्व के समिति के पदाधिकारी लोहाघाट उपजिला चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने रीठा साहब दुर्घटना में घायल हुए मरीजों और अस्पताल में भर्ती अन्य मरीजों का हाल जाना। सभी मरीजों और साथ ही साथ चिकित्सा कर्मियों को फलों का वितरण यहां पर किया गया। मरीजों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। इस दौरान समिति ने बेहतर उपचार देने के लिए अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक विराज राठी व उनके सहयोगियों को धन्यवाद दिया। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी पूरी टीम का और ये जनता का, जो लोहाघाट के नगर क्षेत्र की जनता का, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोगों ने एक आज ही के दिन जो है रामला ग्राउंड में लोहाघाट विकास संघर्ष समिति का गठन किया था और गठन में हमने एक पॉजिटिव सोच लेकर चले थे कि हमने लोहाघाट के जन मुद्दों को उठाना है और उनको सफल बनाना है, क्योंकि हमने ये देखा है कि कहीं ना कहीं आज लोहाघाट के जो बड़े बड़े जन मुद्दे हैं, जो काम होने हैं, वो अभी तक नहीं हो पाए, वैसे के जस के जस हैं। समिति में राजनीति का कोई पुट नहीं है। हर राजनीतिक दल के लोग इसमें सम्मिलित हैं और राजनीति से ऊपर उठकर यहाँ की समस्याओं के लिए संघर्ष में एकजुट हैं। इस बात की हमें खुशी है और जिन जिन समस्याओं का यहाँ पर संघर्ष समिति ने समस्याओं के समाधान के मामले उठाए, उन पर कार्रवाइयाँ हुई हैं। कई काम पूरे भी हुए हैं, कई में काम चल रहा है। आज पहली वर्षगांठ थी, तो इस शुभ अवसर पर हमारे जो भी अस्पताल में मरीज थे और तीमारदार थे, उनमें जूस का वितरण किया गया, फल वितरण किए गए और जो भी हमारा युवा नेतृत्व है उनका बड़ा योगदान रहा, क्योंकि साल भर का लंबा टाइम था। और हमारा अब जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो लोहावती नदी को साफ। आज पूरा 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है और जिन उद्देश्यों को लेकर लोहाघाट संघर्ष समिति का गठन किया गया था, वह समिति के द्वारा अच्छे ढंग से उसमें कार्य किया जा रहा है। लोहाघाट के जो भी जन सामान्य के मुद्दे हैं, चाहे विकास संबंधी मुद्दे हो या जो भी मुद्दों को हमने धरना प्रदर्शन के माध्यम से सरकार को हमेशा सचेत किया है और आने वाले वर्षों में भी हम लोहाघाट की जो भी समस्या होंगी, उन समस्याओं के लिए हम यहाँ पर संघर्ष करेंगे। नैनीताल की कालाडूंगी क्षेत्र की न्याय पंचायत खुरपाताल के घटगढ़ इलाके में प्रस्तावित मदिरा की दुकान के खिलाफ स्थानीय ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। दर्जनों महिलाओं और पुरुषों ने एकजुट होकर धरना प्रदर्शन किया। प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ग्रामीणों का कहना है कि इससे पहले खुरतपाल और बजून क्षेत्र में मदिरा की दुकान खोले जाने के प्रस्ताव का सैकड़ों लोगों ने विरोध किया था, जिसके बाद आबकारी विभाग ने आश्वासन दिया था कि यहाँ शराब की दुकान नहीं खोली जाएगी। लेकिन अब आरोप है कि विभाग ने वादा तोड़ते हुए घटगढ़ क्षेत्र में दुकान खोलने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। की जो हमें सूचना मिली है तो हम उसका विरोध कर रहे हैं और उसी के लिए हमारे यहाँ पर पूरे घटगढ़, हमारी ये ग्राम पंचायत नलनी है, उसके ग्राम घटगढ़ में विरोध चल रहा है। कि हम इससे पहले बजून और मंगोली में हमने इसका विरोध किया था, लेकिन उस समय
आबकारी विभाग द्वारा हमको ये बताया गया था कि अब जो शराब की दुकान ग्राम खुरपाताल न्याय पंचायत के अंदर नहीं खुलेगी, लेकिन अभी हमें सूचना मिली है कि यहाँ पर यह जगह किसी प्राइवेट व्यक्ति द्वारा दे दी गई है और यहाँ पर शराब की दुकान के लिए परसों रात में जेसीबी लगाया गया। आप देख रहे हैं जैसे कि पीछे यहाँ पर जगह बनाई गई है, तो इसीलिए हम सारे अभी भी इसका विरोध करते हैं, क्योंकि हमारे साथ धोखा हुआ है पहले, जबकि डिपार्टमेंट ने हमको बोल दिया था कि ग्राम खुरपाताल न्याय पंचायत के अंदर कहीं भी दुकान नहीं खुलेगी। यहाँ प्रस्तावित था कालाढूंगी नैनीताल रोड पे वाइन शॉप खोलने का, तो बजून और मंगोली पे विरोध प्रदर्शन हुआ, तो उसको विरोध के बाद उसको आबकारी विभाग द्वारा निरस्त कर दिया गया और हमें लिखित में ये दिया गया कि न्याय पंचायत खुरपाताल में वाइन शॉप नहीं खुलेगी, जबकि न्याय पंचायत जो हमारी खुरपाताल है उसका सीमांकन कालाढूंगी नहर के पास तक है। और अभी ये बीच में ये सूचना मिली है कि एग्रीमेंट इनका हो चुका है। रात को आप देख ही रहे हैं यहाँ जेसीबी चली हुई है, और जेसीबी चलने के बाद कल रात ही यहाँ निर्माण होने वाला था, पूरी निर्माण सामग्री आ गई, टीन सेट बनने वाला था, तो हम कल 2 बजे से यहाँ धरना प्रदर्शन पे बैठ गए, हमने निर्माण नहीं होने दिया। और आगे हमारी प्रशासन से मांग है कि जो आपने हमें लिखित में दिया है, लिखित में देने के बावजूद ये कैसे बनना है, तो इसका हम पूर्ण विरोध करते हैं। हमारी शासन प्रशासन से यही मांगे हैं कि जो ये शराब की दुकान है, पहले ये मंगोली में और जून पे खोली गई, वहां से ये हटा के यहाँ घटगढ़ में एक छोटा सा गांव है, यहाँ गांव वालों को बहुत ज्यादा दिक्कत है इस चीज से। तो यहाँ की जो हमारा जो छोटा सा गाँव है, इसमें बहुत कम जनसंख्या है, तो इसका यहाँ पे वो लिया जा रहा है, क्या कहते हैं, द्वारा महिलाओं द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। तो ये चीज यहाँ पे नहीं होनी चाहिए, ये हमारी गांव के लिए बहुत ज्यादा खराब है। खबर रुड़की से है, जहां बीएसएम चौक के पास के एक निजी अस्पताल में अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि आग अस्पताल के फिजियोथेरेपी सेंटर में लगी, जिसके बाद कुछ ही देर में धुआं पूरे अस्पताल में फैल गया था। हालांकि अस्पताल स्टाफ की सूझबूझ और तत्परता से सभी मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाल दिया गया था। इधर सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। शुरुआती जांच में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ये विनय किसान हेल्थ केयर सेंटर है, इसमें आग लगने की सूचना मिली थी। लोगों ने तुरंत से प्रस्थान किया फायर स्टेशन से, और फायर टेंडर के द्वारा जो उनका प्रयोग करते हुए आपको कोई हानि नहीं है, कोई बात पता लगेगा कि आग किस कारण से लगी थी, लेकिन जो संभावित कारण है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से प्रतीत हो रहा है। हम लोगों को जैसे ही सूचना मिली हम लोग यहाँ पर पहुंचे, फायर भी पहुंची है, उन्होंने फिजियोथेरेपी सेंटर है वहाँ पर से शॉर्ट सर्किट हुआ है और धुआं ऊपर तक गया है, लेकिन वो आईसीयू वाले सेक्शन में नहीं गया है और फायर ब्रिगेड ने उस पर काबू पाया है। अब हालात नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरी सेफ्टी है? हाँ सेफ्टी है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। आग को काबू पा लिया गया। कारण चला पता कुछ नहीं? अभी शॉर्ट सर्किट ही बता रहे हैं, प्राइवेट फेसिया तो ये सब लोग बता रहे हैं शॉर्ट सर्किट से हुआ है। जन उत्तराखंड बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।